बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री 11th क्लास चैप्टर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मैस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो ये है गिवन में कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितने कूलम्स होता है। वो होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स। ये मिलीगन्स ने फाइंड की थी, एक वैल्यू उसके करीब है ये। उसके बाद इसकी E/M वैल्यू जो जे थॉमसन ने फाइंड की थी वो क्या है, 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर केजी। तो इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन का मैस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास E/M वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है और E की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और M की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब देखें E उसी साइड पर आ जाएगा और M जाके दूसरी साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ये वाला M। तो अब हमने यहाँ से M फाइंड करना है तो M इधर रह जाएगा और ये सारा फैक्टर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो जब हम इसकी E की और जो E/M की वैल्यू थी ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी और ये M के बराबर है। ये है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 9.1095 10⁻31 kg। तो ये हमारे पास मैस आ गया। अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करना, ये इसमें से कम कर लें तो ये हो जाएगा -28। तो ये आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक आज ये इंपॉर्टेंट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है कि फाइंड द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो रदरफोर्ड था उसने 1911 में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और एटम का स्ट्रक्चर फाइंड किया। इसने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें इसने अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए। ही प्रोड्यूस्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्राम रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम एंड पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनसे उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए। और अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई, और इनको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट इनकी कराई। उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 0.40 लगाने, उसके बाद 4, यानी कि ये 4 जो लिखा है इसके साथ 4 ही 0 लगाने हैं और पॉइंट लगाना है इस साइड पे। तो सेंटीमीटर की यूनिट भी याद रखिएगा। थिक गोल्ड फॉइल ली थी और उसमें से इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजारे और गुजार के फिर उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को कलेक्ट किया और उनको कलेक्ट किस पे किया, एक स्क्रीन पे किया। और वो स्क्रीन थी क्रिएटेड विद जिंक सल्फाइड। और ये याद रखिएगा जिंक सल्फाइड जो ये एलिमेंट कंपाउंड, सॉरी ये कंपाउंड है जो जिंक सल्फाइड, इसके ऊपर जब भी कोई रेडिएशंस फॉल करते हैं तो ये इसमें ग्लो प्रोड्यूस होती है, फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा अल्फ़ा पार्टिकल्स जब जिंक सल्फाइड के ऊपर वो फॉल करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमने इसकी डायग्राम बनाने, जो हमने ऊपर लिखा उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखें ये हमारे पास एक एटम है और ये उसका सेंटर में न्यूक्लियस है। इसमें से ये 1 और ये 2 वाली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये सीधे गुजर गए और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस की। इसी तरह 2 नीचे से सीधे गुजर गए। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब से गया वो लार्ज एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जो अल्फा पार्टिकल सीधा न्यूक्लियस से टकराया, न्यूक्लियस एक हैवी मैस है, वो टकरा के इससे वापस आ जाता है, ये न्यूक्लियस में से नहीं गुजर सकता। तो इस तरह इससे उसने ये एक्सपेरिमेंट था उसका और ये डायग्राम बनानी है। इसके बाद बुक में काफ़ी आइटम्स दिए, आप सिंगल आइटम बना ले। इसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशंस। तो उसने ऑब्जर्वेशंस क्या की, इसमें से 3 ऑब्जर्वेशंस निकल रही हैं। ज़्यादातर पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उसके बाद फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल, जो न्यूक्लियस के करीब से गुजरे थे वो लार्ज एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गए थे। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट बैक, और सिर्फ चंद अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, वापस मुड़ के आए थे। इससे उसने रिजल्ट्स क्या निकाले, बाय यूजिंग अबव ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किया, अपने मॉडल पेश किया उसका एटम का। सबसे पहले इसने कहा मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ऑब्जर्वेशन कौन सी यूज़ की, फर्स्ट वन के ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे गुजर गए गोल्ड फॉइल्स, जो ये शो करते हैं कि ज़्यादातर एटम खाली है, एम्प्टी है। उसके बाद सेकंड आ जाती है देयर इज़ अ पॉजिटिव मैस इनसाइड द एटम बिकॉज फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल्स।
क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था और ये न्यूक्लियस था, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जब इसके करीब आते हैं इसको रिपेल कर देता है और वो एक लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह उसने जो कहा कि सेंटर में जो भी चीज़ है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसे उसने किसका नाम दे दिया, न्यूक्लियस का। इस तरह न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। और इसने अब न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में बताया कि कहता है कि जो फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ओनली फ्यू वापस मुड़ के आए हैं, वो ये शो करते हैं कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल है और ये न्यूक्लियस हार्ड है। इसके बाद उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं इन सर्कुलर पाथ, लेकिन इसने ऑर्बिट वगैरह का कंसेप्ट नहीं था दिया। इसके बाद इसका फिफ्थ वन आ जाता है एटम एज अ होल न्यूट्रल। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों का कि एटम एज अ होल न्यूट्रल क्या रीज़न है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद है वो इक्वल होती है, इसलिए हम एटम्स को क्या कहते हैं, ये एज अ होल न्यूट्रल है। इसके बाद आ जाते हैं रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसमें कुछ डिफेक्ट थे रदरफोर्ड ने यूज़ किए थे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उसने कहा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक देखा जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स मसलसल एनर्जी खारिज करे तो याद रखेगा न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करे तो वो मुसलसल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस लेकिन एटम्स तो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करता है, तो क्लासिकल थ्योरी ने कहा इफ़ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली देन इट वुड कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और उसे क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। फॉर इन दिस वे एटम शुड कोलैप्स बट एटम्स डू नॉट कोलैप्स, लेकिन एटम कभी भी खुद कोलैप्स नहीं होते। अगर एटम खुद कोलैप्स होते तो आपने ये जो घर वगैरह बनाए हैं आप बना के जाते और शायद एटम्स खुद ब खुद टूट जाते तो वो सारे का सारा घर खुद ही टूट जाता। अब जो इसके मुताबिक ये देखें कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल अगर एनर्जी खारिज करता है तो वो मुसलसल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसका यही जो डिफेक्ट था इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करता है तो हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। स्पेक्ट्रम होता है स्क्रीन के ऊपर लाइट की प्रेजेंस जो है वो कंटिन्यूस आनी चाहिए, इस तरह कि लाइट मसलसल ऊपर लाइट नज़र आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह रेनबो होता है उसमें देखा ना, एक कलर ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है, तो एक कंटिन्यू पैटर्न है। इसी तरह हमारे पास जो अगर एनर्जी मुसलसल खारिज करता है इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इस तरह कंटिन्यू स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन जब एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया स्क्रीन के ऊपर तो एटम ने स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का दिया कि एक यहाँ पे ब्राइट लाइन आ गई, आगे सारा डार्क है, फिर उसके बाद एक ब्राइट लाइन आ गई, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इसका मतलब है ये लाइन स्पेक्ट्रम है कि ये कभी एनर्जी खारिज करता है और कभी नहीं करता, ये कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज नहीं करता। ये इसके दो डिफेक्ट्स है और इसके डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।